आज हम लोग ईडीए में मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन एब्सोल्यूट और बॉक्स प्लॉटिंग के थ्रू एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीन। मीन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, ये टूल वहाँ पर काम आते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर काम आती हैं जहाँ पर विजुअलाइजेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। जैसे आपको अगर सीएलआई पे काम करना है तो सीएलआई के केस में आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हो डेटा को। ठीक है, जैसे हम लोग प्लॉटिंग कर रहे थे अब तक, और सारी चीज़ें हमें डिटेल में मिल जा रही थी ग्राफ के थ्रू। जैसे वहाँ पर मीडियन क्या है, मोड क्या है, और स्प्रेड क्या है, कितना स्प्रेड है, ये सब सारी चीज़ें हमें देखने से पता चल जा रही थी। बट सपोज आपके पास ये नहीं है तो उस केस में आप लोग डेटा की एनालिसिस कैसे करेंगे? उस केस में हमारी ये जो मीन, मीडियन, मोड जो वैल्यूज निकल के आती हैं, उनसे हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अभी एक एक करके हम लोग देखेंगे कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे। हम एक काम करते हैं, आयरिस सेटोसा, आयरिस वर्जिनिका और आयरिस वर्सी कलर के मीन निकालते हैं। आखिर इनकी पैटर्न लेंथ का मीन क्या है। सेटोसा, जितनी भी तीनों क्लासेस हैं, तीनों का मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के दो तरीके, नंपाई से भी निकाल सकते हो, पेंडा से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर दोनों तरीके से किया गया है। डीएफ डॉट पैटर्न लेंथ, पहले हम सारे पैटर्न लेंथ निकाल लेंगे कौन से, जो कि आयरिस सेटोसा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर उनका डॉट मीन करके मीन निकाल सकते हैं, या फिर ये जो डेटा फ्रेम है, जैसे ये है, इतना इतना तो हमारी सेम रहेगी वैल्यू। ठीक, इसको बस हम पास कर देंगे np डॉट मीन के अंदर, तो ये भी मीन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक, चाहे आप लोग नमपाई से करें चाहे पेंडा से करें, दोनों तरीके हैं। इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि मीन वैल्यू सेटोसा के केस में पैटर्न लेंथ हो रही 1.5, और वर्जीनिका के केस में 5.5, और साथ ही साथ वर्सी कलर केस में 4.26। तो इस डेटा को देखने से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो मीन है आयरिस सेटोसा, वो फार अवे है फ्रॉम आयरिस वर्जिनिका और आयरिस वर्सी कलर के। ठीक है, तो लेकिन हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर हम लोग मीन तो देख पा रहे हैं लेकिन उसका वेरिएशन नहीं देख पा रहे हैं, उसकी स्प्रेड नहीं देख पा रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते, सिर्फ मीन निकालने से हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे। भले इनके बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 5 और 1 के बीच में ज़्यादा है, बट हम ये नहीं कह सकते कि इनके जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होंगे वो ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मीन के केसेस में हम लोग ये नहीं बता सकते कि इनके जो ओवरलैप, इनके पॉइंट की ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी। ठीक, बट हाँ, एक चीज़ हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो क्या, हमें ये पता चल सकता है कि आयरिस सेटोसा के जो मैक्सिमम फ्लावर्स हैं उनकी पेटल लेंथ 1.46 है। ठीक है, उसी तरीके से आयरिस वर्जिनिका के केस में मैक्सिमम फ्लावर, मीन का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम जो अकरेंस होती है। ठीक, तो अभी देखते हैं मीन का इक्वेशन वगैरह क्या है, कैसे निकलता है मीन। ठीक, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अ, इसी तरीके से पेटल लेंथ ऑफ आयरिस वर्जिनिका का जो मीन वैल्यू है वो क्या है, 5.55, और उससे थोड़ी सी कम किसकी है, वर्सी कलर की है। अगेन इन दोनों केस में भी हम नहीं बता सकते कि ओवरलैपिंग करेंगे, लेकिन हाँ, जितना मीन, जैसे तीन क्लासेस है, तीन क्लासेस की मीन में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना थोड़ा सा आसानी होती है हम लोगों को क्या, क्लासिफिकेशन में। जाहिर सी बात है, मीन के बीच की डिस्टेंस अगर दूर दूर होगी तो ओवरलैप के चांस कम होंगे, है ना, ओवरलैप के चांस कम होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम क्लियरली बोल रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में नॉर्मल को गॉसियन भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यू पूछेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग खैर पढ़ेंगे अभी, पर हम बता दे रहे हैं टर्मिनोलॉजी दोनों सेम है, नॉर्मल और गॉसियन दोनों सेम चीज़। ठीक,
तो यहाँ पर मीन हमें पता चला, बस हमें यहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिली, यहाँ पर ये एनालिसिस हमने की क्या, कि जो हमारा सेटोसा उसकी मीन ये है, वर्सिकलर और वर्जिनिका की मीन वैल्यू ये है। मतलब जो डिस्टेंस है सेटोसा और वर्जिनिका के बीच में वो ज़्यादा है, तो चांस कम होगा ओवरलैपिंग का। उसी तरीके से वर्सी कलर के साथ भी चांस कम है ओवरलैपिंग का, क्योंकि आयरिस वर्जिनिका और वर्सी कलर के मीन का डिफरेंस बहुत कम है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग का चांस ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से ये पता चल रहा है, लेकिन कितना होगा ये हम कुछ नहीं बता सकते। ठीक, जब तक स्प्रेड नहीं निकाल लेते हैं। ठीक है, स्प्रेड निकालने के बाद ही हमें पता चलेगा कि आखिर इन दोनों के बीच में ओवर मतलब इन तीनों क्लासेस में कौन कौन सी ओवरलैप कर रही है। ठीक है, जब तक हम लोग स्प्रेड नहीं निकाल लेते हैं। स्प्रेड निकालेंगे, देखेंगे कैसे निकलेगा। अ, ये तो हो गया हमारी मीन वैल्यूज। ठीक, तो बेसिकली मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, अगर हम लोग मीन की बात करें तो मीन के केस में क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक्स पॉइंट है। ठीक है, एक्स पॉइंट है, एक्स सॉरी एक्स वन, एक्स टू, फिर एक्स थ्री, एक्स फोर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सपोज एक्स एन पॉइंट है। ठीक, तो इस केस में क्या होता है, मीन क्या होता है हमारा, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स, जितने भी ये पॉइंट्स दिए गए हैं उन सबको हम लोग ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट से डिवाइड कर देंगे, वही मीन होता है हमारा। ठीक है, तो जैसे हर एक फ्लावर की हम पेटल लेंथ क्या करेंगे, पहले ऐड कर देंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ काउंट से। ठीक है, नंबर ऑफ काउंट से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, इस तरीके से करते हुए प्लस एक्स एन हम लोग ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइड कर देंगे हम लोग एन से। ठीक है, अगर एन एलिमेंट है तो एन से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यही हमारा क्या होता है, मीन वैल्यू होती है। ठीक, तो बेसिकली मीन यही रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम पॉइंट की लेंथ हमारी यही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स होंगे हम सबका सम कर रहे हैं, तो जो मैक्सिमम पॉइंट जिस वैल्यू को डिफाइन कर रहे होंगे, मैक्सिमम पॉइंट जिस वैल्यू को डिफाइन कर रहे होंगे, तो उसका समीशन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, इसका अगर वैल्यू 1 है, इसका 10 है। ठीक है, तो इसका अ, अ, जो मीन वैल्यू आएगी वो 10 के करीब आएगी, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इवन अगर किसी एक पॉइंट की वैल्यू अगर 100 भी है तो उस केस में मीन हमारा रिड्यूस होकर 10 की तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा मीन हमेशा शिफ्ट किधर होता है, हमेशा नहीं होता, कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि मीन थोड़ी सी हमारी गड़बड़ पोजीशन देता है। कब देता है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारा डेटा प्योर है, मतलब पूरी तरीके से फाइन डेटा है, रिफाइंड डेटा है, तो उस केस में मीन हमारा क्या होगा, मीन रिप्रेजेंट करेगा कि मैक्सिमम जो हमारे सैंपल्स हैं वो सैंपल्स बिलोंग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लेंथ से। ठीक है, मतलब सारे जितने भी सेटोसा के फ्लावर हैं उनकी पेटल लेंथ मैक्सिमम की 1.4 के अराउंड देखी गई है, मीन ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये है हमारा क्या, मीन वैल्यू। ठीक, इसके बाद हम लोग को ज़रूरी क्या चीज़ है, मीन के बाद हमें स्प्रेड निकालना ज़रूरी है। क्या निकालना ज़रूरी है, स्प्रेड निकालना ज़रूरी है। ठीक, तो स्प्रेड बेसिकली अगर हम लोग देखें एग्जैक्टली है क्या, पहले ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, जो डिस्ट्रीब्यूशन है अपना कुछ इस तरीके से। ठीक है, मीन किसे रिप्रेजेंट करता है, वो इसे, जो सबसे पीक पे होगा, पीक मतलब कब पेटल लेंथ, मतलब सारे फ्लावर की पेटल लेंथ लगभग इससे इससे बिलोंग कर रही है। ये अगर ये जो एक्सिस है, एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पेटल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट्स ये होगा, ऐसा नहीं कि इस पेटल लेंथ से ज़्यादा फ्लावर की पेटल लेंथ नहीं है, इससे ज़्यादा भी है, इससे कम की है, लेकिन 1.4 जो हमारा यहाँ पर सेटोसा के केस में आ रहा है। ठीक है, 1.4 का मतलब यह है, ये पॉइंट होगा 1.4। ठीक, और 1.4 के जो ये जो वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस रिप्रेजेंट करेगा काउंट। 1.4 पे मैक्सिमम काउंट मिलता है फ्लावर का, तो यही इसका क्या हो गया, मीन हो गया।
ठीक है, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। अब सवाल पैदा होता है कि इसका स्प्रेड कितना है। ठीक है, जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा हमारा जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। जो फ्लावर्स होंगे, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो फंक्शन हमने ड्रॉ किया उसकी डेंसिटी कम है। जितना स्प्रेड कम होगा उतना ज़्यादा हाईली डेंस होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा सोचा जाए तो जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना हमारे लिए अच्छा हो सकता है। जितना ज़्यादा डेंस होगा हमारे वो क्या कहते हैं, डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जितना ज़्यादा लेस होगा उतना अच्छा हमारे लिए, सॉरी डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ये कुछ इस तरीके से गया जाएगा, तो मतलब सारे के सारे पॉइंट मीन के आसपास है, मीन के आसपास है, तो उसमें डेविएशन बहुत कम होगा। उस केस में डेविएशन बहुत कम होगा। जैसे अगर एग्जांपल लें, अ, जैसे हमारे पास दो कलर की बहुत सारी बॉलें अगर हमें दे दी गई, ठीक है, और उनको अगर हमें क्लासीफाई करना है दो कैटेगरी में, तो हम क्या करेंगे, दो ही कलर की है तो एक कलर वाले को एक बकेट में डालेंगे, दूसरे कलर वाले को दूसरे बकेट में डालेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सपोज हमें 100 बॉल्स दे दी गई, उसमें 50 कलर्स थे, तो उस केस में क्लासिफिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। तो ये स्प्रेड यही बताता है कि आखिर नंबर ऑफ कलर कितने हैं। बॉल के अगर 50 कलर है तो स्प्रेड ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ कलर अगर कम है तो स्प्रेड कम होगा। तो जितने कम कलर होंगे उतना अच्छा हमें हम उतने अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, है ना, उतने अच्छे तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बट ये चीज़ हमेशा नहीं ट्रू होगी, हमेशा ये चीज़ नहीं फॉलो होगी। अगर सपोज हमारे पास जो टारगेट क्लास है, सपोज दो क्लासेस हैं, है ना, टारगेट क्लास और सॉरी टारगेट क्लास में जो दो क्लास हैं, पहली क्लास और दूसरी क्लास, अगर उन दोनों के जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, पीडीएफ है, अगर वो दोनों ही डेंस है, जैसे थोड़ा सा ध्यान देना, सपोज करते हैं कि एक क्लास की मीन वैल्यू ये थी, एक क्लास की मीन वैल्यू ये थी। ठीक है, अगर दोनों ही डेंस हैं, सपोज मान लेते हैं डेंस है दोनों ही, ठीक है, तो हमारा जो पीडीएफ होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, इसी तरीके से इस क्लास का पीडीएफ इस तरीके से आएगा। लेकिन सपोज मान लेते हैं कि अ, इनके जो मीन्स है, अभी तो क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ओवरलैप कर ही नहीं रहा, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन हो जाएगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं, 100% एक्यूरेसी। ठीक है, इसमें तो 100% एक्यूरेसी आएगी और इसके लिए कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की भी जरूरत नहीं, खुद मैनुअली करा जा सकता है। लेकिन अगर केस कुछ ऐसा हुआ कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन थे, डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन वैल्यू थी, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा पास आ गई, क्या आ गई, बहुत ज़्यादा पास आ गई, तो उस केस में देखो क्या होगा। एक मीन था ये और एक मीन हो गया हमारा ये। ठीक है, अब भले ही हमारा जो पीडीएफ है वो डेंस है, ठीक है, लेकिन इस बार क्या होगा, हमारे जो ओवरलैपिंग होगी, सॉरी फिर से करते हैं, ठीक है, तो इस केस में जो ओवरलैपिंग होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ अच्छी तब तक थी जब तक दोनों क्लासों के बीच का जो मीन वैल्यू थी वो डिफर कर रही थी अच्छी खासी। ठीक है, लेकिन अगर वही मीन वैल्यू अगर एक पास आ गई तो उस केस में ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो जाएगी, ये वाला एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इवन अगर हमारी जो स्प्रेड है, स्प्रेड अगर ज़्यादा हो जाएगी तब तो और दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ें तभी तक ठीक है जब तक हमारे पास जो मीन वैल्यू है वो क्या है, दूर दूर है। तब तक जो हमारी डेंसिटी है, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो उस केस को हम अच्छा मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मीन वैल्यू पास हो गई तो उस केस में तो ना चाहते हुए क्लासिफिकेशन मुश्किल हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो जैसे सपोज एक ब्लैक कलर की बॉल थी और एक स्लाइटली लाइट, मतलब उसमें मान के चलते हैं ऑलमोस्ट ब्लैक कलर, पूरी प्योर ब्लैक नहीं थी, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर। तो उस केस में जो हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन होके आएंगे उन दोनों के मीन बहुत पास होंगे, बहुत पास होंगे।
ठीक है। इवन हम लोग अपने आई से भी डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हाँ कौन सी एग्जैक्टली ब्लैक है, कौन सी मतलब ऑलमोस्ट ब्लैक है, ठीक है। तो उस केस में क्लासिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस केस में आपको मशीनरी यूज करके एक पर्टिकुलर कलर आइडेंटिफायर बनाना पड़ेगा, जिसके सामने ले जाके बॉल का कलर आइडेंटिफाई करेंगे, तब जाके जो है उसको हम सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो उस केस में हमारी जो मीन होगी, मीन वैल्यू एकदम जो है नियर बाई होगी एक दूसरे के, तो उस केस में क्लासिफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी हमारी किसकी, मीन की है। मीन के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करते हैं स्प्रेड की, बात करते हैं, ठीक है। स्प्रेड, स्प्रेड एग्जैक्टली क्या होता है कि जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी इस बेसिकली जितने भी पॉइंट्स की पेटल लेंथ थी, हम अगर वापस आते हैं अपने अपने डेटा सेट पे, जितने भी पॉइंट्स थे पेटल लेंथ में सेटोसा में, वो सारे के सारे इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो स्प्रेड क्या बताता है कि मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक मीन से क्या हुए हैं, दूर गए हैं। मतलब जैसे सपोज एक पॉइंट यहाँ एक्स एक्स के है, एक्स के पॉइंट है, वो एक्स के पॉइंट कितना मैक्सिमम दूर जा सकता है मीडियन से, वही हमारा क्या होगा, स्प्रेड होगा। इस साइड भी, मीन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ स्प्रेड काउंट होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी, ठीक है। तो मैक्सिमम कोई भी पॉइंट मीन से कितना दूर जा सकता है, वही हमारी स्प्रेड है। और हम ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी हम काउंट कर रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं, एक ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं। एवरेज पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है। एवरेज कितने पॉइंट्स हैं जो मैक्सिमम इस डिस्टेंस तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या, स्प्रेड होता है। मैथमेटिक्स में इसको बोला जाता है वेरिएंस, बोला जाता है। कितना वेरी कर रहे हैं, मीन से कितना वेरी कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं मीन से कितना वेरी कर रहे हैं, तो उसका एक एवरेज निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर भी वेरी कर रहे हैं, यहाँ पर भी वेरी कर रहे हैं, हर जगह तो वेरी कर रहे हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है वो मीन पे तो है नहीं, मीन से कुछ डिस्टेंस पे है। तो हम जितने भी पॉइंट हैं उनको क्या करेंगे, मीन से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। टोटल इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं उनको मीन से सब्सट्रैक्ट करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी उसको n से डिवाइड कर देंगे, वही वेरिएंस हो जाता है। जैसे यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, सबको हम मीन से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो वेरिएंस का फॉर्मूला देखो क्या होने जा रहा है, जितने पॉइंट्स हैं एक्स आई, ठीक है, एक्स आई ये सफिक्स में है आई, ठीक है, समझ जाना, ठीक। एक्स आई माइनस म्यू, इसको हम मान लेते हैं मीन लिख दे रहे हैं, ठीक है, मीन, एक्स आई माइनस मीन। फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, एन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बट एक चीज और, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और होने वाली है। मतलब यहाँ पर हम क्या करें, हर एक पॉइंट को मीन से डिवाइड वो करके सब्सट्रैक्ट करके एन से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज वेरिएंस कितना है वो हमारा निकल आएगा। वेरिएंस मतलब स्प्रेड, कितना दूर दूर है हमारे पॉइंट, मीन से कितना दूर दूर है, ठीक। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आएगी कि सपोज इसकी जो वैल्यू है, इस वाले पॉइंट की वैल्यू 1.4, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, समथिंग मोर देन 1.4, लाइक 1.7 ले रहे हैं, ठीक है, जो ये पॉइंट है, ठीक। और इधर जो पॉइंट होगा, सपोज ये वाला पॉइंट है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1.73, तो 1, ठीक है, समथिंग अराउंड ये हो गया, ठीक। सपोज ये वाला पॉइंट है। तो जब हम एक्स आई मतलब 1.4 माइनस 1.7 घटाएंगे, तो ये वैल्यू आएगी निगेटिव। मतलब एक्स आई की वैल्यू 1.7 है, उल्टा बोल के हम फिर से बोल रहे हैं, एक्स आई मतलब 1.7 माइनस मीन की वैल्यू 1.4, तो ये निगेटिव वैल्यू आएगी। और फिर यहाँ पर जब सब्सट्रैक्शन करेंगे, मतलब 1.1 माइनस, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव आएगी, 1.7 माइनस 1.4 तो पॉजिटिव आएगा, और 1.1 माइनस 1.4 ये निगेटिव वैल्यू आएगा। तो इस केस में हमारी क्या होगी, जो डिस्टेंस होगी वो एक बार घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी, जबकि हमको ये एग्जैक्टली नहीं निकालना है। हमें इसका मतलब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से नहीं मतलब। हम ये निकालना है कि टोटल कितने पॉइंट मीन से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, ठीक है। हम ये नहीं निकालना है कि निगेटिव में है कि पॉजिटिव में, हम टोटल निकालना है। तो अगर एक वैल्यू निगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव में आएगी, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो माइट भी चांस है ये जीरो आ जाए, है ना। क्योंकि जितने पॉइंट इधर होंगे उतने ही पॉइंट इधर होंगे, तो इस केस में जीरो हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब रखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू या तो आप फंक्शन लिखिए एब्सोल्यूट का, मतलब सिर्फ और सिर्फ
पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करिए, ठीक है। मतलब अगर निगेटिव में भी आ रहा है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके तब रखिए। या फिर जो एग्जैक्टली वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो क्या, निगेटिव नंबर को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। निगेटिव नंबर को जब स्क्वायर कर देते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो जो फॉर्मूला है वेरिएंस का वो ये होने वाला है एक्स आई माइनस मीन और इसका होल स्क्वायर, ठीक। क्या है इसका स्क्वायर और फिर इसके डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। टोटल एन पॉइंट है तो आई की वैल्यू कहाँ से वैरी करेगी, 0 से लेके 1 से लेके एन तक वैरी करेगी, ठीक है। टोटल 1 से लेके एन एन तक, मतलब फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इस तरीके से टोटल एन पॉइंट है तो एन तक वैरी करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सिग्मा लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हो फॉर्मूला को, ठीक है। सिग्मा 1/n सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। मीन का स्क्वायर, तो यहाँ पर जब भी निगेटिव वैल्यू आया करेगी तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे। तो अब एक्चुअल हमें डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। और ये वेरिएंस ही बताता है कि ये कितनी डिस्टेंस पे है। बट वेरिएंस हमें बता क्या रहा है, स्क्वायर फॉर्म में बता रहा है, हम हर चीज़ का स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये जो एग्जैक्टली वैल्यू बताएगा वो अ, इस इस तरीके से नहीं होगी, वो थोड़ा सा इसको कुछ इस तरीके से बताएगा, स्क्वायर करके बताएगा, ठीक है। तो वापस से अगर हमें यही इसी फॉर्म में अगर वेरिएंस चाहिए, हाँ अगर हम एक्स आई माइनस डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर करें तो हमें जो वैल्यू का वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगी डायरेक्ट। फिर स्क्वायर से टू स्क्वायर माइनस हो जाएगा और माइनस वैल्यू फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। हमारा जो अभी वैल्यू निकाली ना हमने एप्सिलॉन की, वहां हाँ पर हाँ। एक्स आई माइनस मीन हम्म का स्क्वायर किया है, हम्म डिवाइड बाय एन स्क्वायर करेंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल, तो माइनस वाली जो भी वैल्यू होगी उसका भी स्क्वायर रहेगा और वैल्यू का भी स्क्वायर रहेगा। हाँ तो तो इसीलिए स्क्वायर हमें किया वही गया। आउटपुट हाँ तो निकल जाएगा, लेकिन जो वैल्यू हाँ जो एन वैल्यू, का भी स्क्वायर। एन का स्क्वायर नहीं होगा। एन थोड़ी चेंज हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट थोड़ी चेंज हो रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट नहीं चेंज हो रहा है, बट ये जो वेरिएंस निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा। मतलब स्क्वायर क्योंकि कर रहे हैं हम, एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हम ना लेके इसकी डिस्टेंस, इसके स्क्वायर की डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वेरिएंस का फॉर्मूला है, ठीक है। और एग्जैक्ट अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो क्या करना है, यहाँ आपने स्क्वायर किया है, जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या हो जाएगा हमारा एग्जैक्टली जो ये वैल्यू है वो निकल आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, ये तो हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, वेरिएंस का, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है। फिर अगर इसी वेरिएंस का हम लोग स्क्वायर रूट ले लें, वेरिएंस का अगर स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमें एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा, ठीक है, जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। उसी वेरिएंस का अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एसटीडी, ठीक है। तो एसटीडी इक्वल्स टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस मतलब एक्स आई माइनस मीन, और इसका पहले स्क्वायर करेंगे हम लोग, और ये डिवाइड यहाँ पर ना करके हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर कर सकते हैं, ठीक। और इसका होल डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन ही एक्चुअल में बताता है स्प्रेड को, स्टैंडर्ड डेविएशन ही क्या बताता है एक्चुअल में, स्प्रेड को, ठीक है। तो सपोज कोई स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, ये ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन सपोज कोई निकल के आता है, तो उससे ही हम लोग स्प्रेड डिफाइन करते हैं, आखिर इसका स्प्रेड कितना है, कितना थिक है ये, ठीक है। ये चीज किससे पता चलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से। मीन तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब मीन में ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करेंगे तो उसकी स्प्रेड हमारे राइट साइड की स्प्रेड आएगी, और उसी में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन घटाएंगे मीन में तो हमारी लेफ्ट साइड की स्प्रेड निकल के चली आएगी, ठीक है।
तो तब हमें पता चल जाएगा तो कि एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हाँ विदाउट सर। ग्राफ। बिना ग्राफ देखे हमें एक्चुअल में फिर डिफरेंस पता वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं। अगर हमें मीन पता चल जाए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इससे लेफ्ट में जाना है, मतलब लेफ्ट साइड की स्प्रेड देखनी है, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन में ऐड कर देंगे तो हमें लेफ्ट साइड की सॉरी राइट साइड की स्प्रेड निकल के चली आएगी। उसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन में जब सॉरी मीन में जब एसटीडी घटा देंगे तो हमें लेफ्ट साइड की स्प्रेड मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना प्लॉटिंग के हम लोग विजुलाइज कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम लोग निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो एस टी डी है। एक बार हम लोग करके देखते हैं, इसको हम कॉपी कर रहे हैं। एन पी डॉट एस टी डी। तो यहाँ पर देखो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, कितना है, जो सेटोसा है उसका 1.7 है, वर्सिकलर 5.4 है, और वर्जीनिका का क्या है, सॉरी वर्जीनिका का 5.4, वर्सिकलर का 4.6। तो इसका बता रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है इस सेटोसा का, और इन दोनों का ज़्यादा है। ठीक है, और हम लोगों ने प्लॉटिंग कर रखी है, हम लोगों ने देखा भी है कि वर्जीनिका वर्सिकलर की जो वो है स्प्रेडिंग, वो क्या है हमारी, एक बार देखते हैं फिर से। ओके, पेटल लेंथ पेटल विड्थ के केस में देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये वाला सही है पेटल लेंथ, और पेटल लेंथ के केस में। ठीक है, पेटल लेंथ पेटल लेंथ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेटोसा का वो कम है। ठीक है, वो क्या है हमारा कम है, जबकि वर्सी कलर ये है और वर्जिनिका ये, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्प्रेड है वो ज़्यादा है। तो वो चीज़ हमें वहाँ पर भी पता चल रही है किसमें, जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। ठीक है, तो अगर विजुलाइज आप नहीं कर पा रहे हैं तो विजुलाइजेशन के सीएलआई के केस में आप लोग क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन निकाल के चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारी जगह हम लोग को सिर्फ सीएलआई मिलता है, सिर्फ कोडिंग लिखना होता है, उसमें कुछ जीयूआई वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो उस केस में आप लोग इस तरीके से वैल्यूज निकाल के चीज़ों को प्लॉट खुद कर सकते हो। ठीक, तो ये है हमारा क्या स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस और मीन। ठीक है, बट ये इनकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इनकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और पहले ही जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था स्प्रेड के केस में, बस स्प्रेड कैसे निकालना है, जो मीन है मीन में 1.7 जोड़ देंगे तो हमारा राइट साइड की स्प्रेड निकल आएगी, और जो 1.46 है इसमें हम लोग इतनी वैल्यू घटा देंगे तो लेफ्ट साइड की स्प्रेड निकल आएगी। ठीक है, तो मतलब क्या, अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं 1.47, ठीक है 1.47 में जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इसमें ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड हमें स्प्रेड मिलेगी, और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो राइट साइड स्प्रेड मिलेगी। तो ओवरऑल स्प्रेड हमें उससे मिल जाएगी, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब राइट स्प्रेड माइनस लेफ्ट स्प्रेड से ओवरऑल स्प्रेड हमें मिल जाएगी। ठीक,
वेरिएंस है एग्जैक्टली कितना वेरी कर रहा है, वेरिएंस ही हमारी स्प्रेड है। बट वेरिएंस क्योंकि स्क्वायर रूट के फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्म में होती है, इसलिए उसको एक्चुअल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग उसका स्क्वायर रूट करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ठीक, बट इनकी कुछ कमियां हैं। ठीक है, मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस की कुछ प्रॉब्लम्स है। जब आपका डेटा अगर सपोज किसी वजह से करप्टेड है, सपोज जो हमारी जो मीन वैल्यूज है, जो कॉलम है, फीचर एग्जैक्टली है, मीन वैल्यू नहीं, जो कॉलम फीचर है, उस पर्टिकुलर कॉलम में अगर किसी भी वजह से, ठीक है, कुछ रॉन्ग वैल्यूज आ गई या आउटलायर्स आ गए, जैसे अभी जब हम लोग मीन निकाल रहे हैं, जैसे np डॉट मीन ऑफ 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 और 10, इसका देखो मीन आया क्या, 5.5। क्या आया, 5.5 आया। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा है उसमें किसी भी गलती की वजह से, चाहे वो इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो या ह्यूमन फॉल्ट हो, किसी वजह से कोई एक डेटा करप्ट हो गया, उसकी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, कोई एक वैल्यू, कोई भी एक सिंगल वैल्यू उठा लेते हैं। ठीक है, सपोज ये 7 था, 7 की जगह हमारा हो गया 70। ठीक है, क्या हो गया, 70 हो गया। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो मीन है वो काफी तेजी से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, करप्टेड वैल्यू के केस में या आउटलायर के केस में देखो हमारा 5.5 से जस्ट डबल हो गया, मीन वैल्यू क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। ठीक है, मीन वैल्यू क्या हो गई हमारी, शिफ्ट हो गई अचानक से। तो ये आउटलायर के साथ अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आउटलायर्स के साथ, ये जो फॉल्टनेस होती है, जो डेटा पॉइंट्स होते हैं जो गलत होते हैं, किसी भी गलती की वजह से इंसर्ट हो जाते हैं, उनको बोला जाता है आउटलायर्स बोला जाता है। ठीक है, तो आउटलायर्स की वजह से जो मीन वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, वेरी कर जाती है। तो बेसिकली मीन का फॉर्मूला तो हम लोगों ने देखा क्या होता है, मीन का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई एन। जाहिर सी बात है, जब 70 ऐड करेंगे तो अब वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट 70 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पूरा पूरा मीन 70 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर सपोज हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से जा रहा था, अगर अभी तक सॉरी, ये अगर 5.5 था, ठीक है, तो एक सिंगल वैल्यू इंसर्ट करने की वजह से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से हो जाएगा, वो कुछ जैसे अगर ये 5.5 है तो ये हमारा 11 पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम पॉइंट किधर लाई कर रहे होंगे, 1.10 के लेस कर रहे होंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके से प्लॉटिंग होगा। इस तरीके से प्लॉटिंग, सो ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, 1 to 10 लाई कर रहे हैं। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा जो कि 70 पे जा रहा है। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो कि 70 पे जा रहा है, बट हमारा जो मीन है वो 11 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पूरा पूरा मीन जो है एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट की वजह से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलतियां जो हो रही हैं मीन में, जो ये गलतियां हो रही हैं, इन्हें सही करना पड़ेगा। बेसिकली अगर मीन गलत हो रहा है तो हमारा वेरिएंस भी गलत होगा, क्योंकि हम एक्स आई में से जो हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला था वेरिएंस का, कि एक्स आई माइनस मीन, जब मीन ही बढ़ गया तो ये वेरिएंस अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक, बढ़ेगा या घटेगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, बट करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। तो मीन अगर हमारा कुछ फॉल्स वैल्यू दे रहा है तो वेरिएंस भी फॉल्स वैल्यू देगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फॉल्स देगा। तो एक कास्केडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, सारी चीजें हमारी रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है, हम रॉन्ग प्रिडिक्शन करना शुरू कर देंगे, जो कि एकदम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो इस प्रॉब्लम को जो है करेक्ट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, क्या? मीडियन का कॉन्सेप्ट आया। मीडियन में थोड़ा सा हमें फ्रीडम मिल रही है, ठीक है। मीडियन सॉरी क्या कहते हैं, मीडियम में थोड़ा सा, मीडियन के केस में हमें थोड़ी सी सहूलियत है। कैसे कैसे देखते हैं, पहले पहले मीडियन कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं, फिर उससे हमें समझ में आएगा कि हमें क्यों थोड़ा सा रिजल्ट सही मिल रहा है। थोड़ा नहीं, काफ़ी हद तक हमें रिजल्ट सही मिलता है, ठीक है, मीडियन के केस में। तो ये तो था ऑल अबाउट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब थोड़ा सा हम लोग मीडियन की तरफ चलते हैं, कैसे आउटलायर्स को वो कैसे हैंडल करता है मीडियन, ये देखते हैं। सपोज हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं कुछ 1 4 3 7 8 5 और 6, कुछ ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं। तो मीडियन कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले जो भी डेटा पॉइंट्स हैं उनको सॉर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? सॉर्ट किया जाता है। तो हम सॉर्ट कर लेते हैं। 1 3 4 5 4 6 सॉरी 7 8, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद हमारे दो केस बनते हैं मीडियन निकालने के लिए। अगर टोटल लेंथ इस एरे की या वेक्टर की हमारी इवन है, ठीक है, इवन है, तो उस केस में हम दो मिडिल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, और उन दोनों का सम करके मीडियन डिफाइन कर देंगे। लेकिन अगर ऑड है तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑड है, तो हम क्या करेंगे, n/2 पोजीशन पे जो पॉइंट होगा वही हमारा मीडियन होता है। जैसे इसमें n/2 क्या होगा हमारा, ये, ठीक है, मतलब 5 एलिमेंट। टोटल इसमें 7 है, तो 7/2 कितना हुआ, तो लगभग हमारा ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट समथिंग का जो हमारा सीलिंग वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है, मीडियन होता है, ठीक। तो इस केस में हमारा मीडियम मिडिल एलिमेंट, एग्जैक्टली हम लोग कहना चाह रहे हैं इससे, मिडिल एलिमेंट, पूरे एरे का जो मिडिल एलिमेंट होगा, अगर ऑड है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट मिडिल एलिमेंट होगा। अगर इवन होगा तो उस केस में दो मिडिल एलिमेंट होंगे। तो अगर ऑड है तो उस केस में सिंगल मिडिल एलिमेंट ही हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। तो 5 क्या हो जाएगा हमारा मीडियन, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास एक और एलिमेंट होता है इसी एरे में, तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो इस केस में दो मिडिल एलिमेंट होंगे, है ना, एक होगा 5, एक होगा 6। सिंगल नहीं ले सकते, अगर सिंगल लेते हैं तो इसके लेफ्ट में थ्री एलिमेंट्स हैं और राइट में 4 एलिमेंट है, तो ये सही नहीं है। इसी तरीके से अगर सपोज 6 को लेते हैं तो इसके लेफ्ट में 4 एलिमेंट और राइट में 3 एलिमेंट हो जाएंगे, तो दिक्कत करेगा। तो इसका मीडियन कैसे निकालते हैं हम लोग? इसका मीडियन हम निकालते हैं, मिडिल के दो एलिमेंट निकाल के उनको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, ठीक है। तो इसका जो मीडियन होगा वो क्या होगा, 11 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, 10.5, ठीक है, 10.5 होगा एग्जैक्टली। तो इसका मीडियन ये हो जाएगा, सॉरी, गलत गलत हो गया, 5.5 होगा। क्या होगा, 5.5। टोटल 11 हुआ, 11 डिवाइडेड टू 5.5, ठीक है। तो इस केस में भी देखो हमारा मीडियन क्या आया, 5.5 आया। इवन है तो उसका अलग ही वैल्यू आएगा क्योंकि इसमें एलिमेंट ही कम है, ठीक है। तो सॉरी, ऑड, तो ऑड के केस में 5 आया, इवन केस में हमारा 5.5 आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मीडियन। अब जरा सा ये देखते हैं कि आउटलायर के केस में ये कैसे चीज़ों को हैंडल करेगा, ठीक है। आउटलायर एक डालते हैं, सब हमारे डेटा पॉइंट ये थे, इसमें एक आउटलायर डालते हैं हम। सपोज 70 ही ऐड कर देते हैं, 1 4 7 की जगह 70 करेंगे, ठीक है। 3 7 8 5 और 6, ठीक है। कुछ इस तरीके से करते हैं। आउटलायर के केस में भी ये थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देगा, एकदम अचानक से पूरे पूरे मीडियन को शिफ्ट नहीं कर देगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। पहला फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है मीडियन निकालने का, इसको सॉर्ट करो। इसको सॉर्ट करते हैं, 1 4 3 7, सॉरी
143 5 6 8 सॉरी 5 6 70 और 8। ठीक है, तो इसका मीडियन अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका जो मिडिल एलिमेंट होगा, इसका जो मिडिल एलिमेंट होगा वही मीडियन होगा, है ना। तो इसका मिडिल एलिमेंट क्या है हमारा? अगेन क्या है? 5 है। तो इस केस में भी हमारा जो मीडियन आया है वो क्या आया है? 5 आया है। ठीक है, क्या आया? 5 आया है। ठीक, तो यहाँ पर देखो इस केस में भी मीडियन हमारा 5 था, इस केस में भी हमारा मीडियन 5 था। इवन अगर सपोज इसमें कोई और एलिमेंट ऐड करके इसको इवन बनाते हैं, एरे के लेंथ को इवन बनाते हैं, 4 1 3, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, 4 3 हो गया, जबकि 3 4 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको सही कर देते हैं, सही रहेगा। शॉर्ट किया है ना, तो शॉर्ट करने पे ऐसा थोड़ी आएगा, तो यहाँ पर 3 होगा। 6 के बाद 8 आएगा, उसके बाद 70। ओके, हाँ ये भी गलती हुई है। सर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी गलती हुई है। हाँ सर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर 7 होगा, और सॉरी 8 और 7। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। सपोज इसमें 9 एलिमेंट और था, तो उसके इसमें क्या होगा? 1 3 4 5 6 8 9 और 70। ठीक है, तो अगेन हमें क्या करना है? इसके जो मिडिल के 2 एलिमेंट है उनको उठाना है। मिडिल के 2 एलिमेंट कौन कौन से? 5 और 6। तो अगेन हमें 5 और 6 मिलना है, तो 5 और 6 को ऐड करेंगे हम लोग। 5 और 6 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5.5। तो अभी भी देखो हमारी मीडियन चेंज नहीं हुई है, भले हमारे पास आउटलायर एक है। ठीक है, तो उस केस में भी हमारी मीडियन चेंज नहीं हुई है। बट एक चीज और माइंड में रखना है, क्या? जब तक आउटलायर्स, मतलब जो काउंट्स है, आउटलायर्स का काउंट्स है, जब तक लिमिट में होता है, कुछ एक लिमिट के अंदर है, तभी तक ये मीडियन सही आंसर देगा। ठीक है, मीडियन तभी तक सही आंसर देगा। लेकिन हमारे डेटा सेट में सिर्फ आउटलायर्स ही आउटलायर्स हैं, तो उस केस में मीडियन भी हमारा क्या हो जाएगा? वेरी कर जाएगा, वेरिएट हो जाएगा। ठीक है, और फॉल्स रिजल्ट देगा। और बेसिकली अगर ऐसा हो रहा है कि आउटलायर ही आपके डेटा सेट में ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस केस में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उस डेटा सेट को ही ड्रॉप कर दो, उस पर मशीन लर्निंग लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल्स वैल्यू है, तो आप कभी भी कितना भी अच्छा एल्गोरिदम अप्लाई करो, उसमें रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आएगा। ठीक, मशीन लर्निंग हमेशा डेटा डेटा सेट पे डिपेंड करता है, और डेटा सेट ही अगर फॉल्स ही हो गया तो रिजल्ट कैसे सही हो सकता है ना। कम आउटलायर्स है, अच्छा है, मीडियन के थ्रू प्रोसेस करो, मीडियन के थ्रू आगे बढ़ो, रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन मीडियन ही अगर शिफ्ट हो गया तो दिक्कत है। मीडियन कब शिफ्ट होगा? जब आउटलायर ज़्यादा होंगे। आउटलायर ज़्यादा तो मतलब डेटा सेट खराब है, डेटा सेट खराब है तो सब खत्म। ठीक है, कोई मतलब नहीं उस डेटा सेट का। तो ये हो गया हमारा क्या? मीडियन। तो जैसे हम लोगों ने मीडियन निकाला, मीन्स मीन की जगह हम लोगों ने मीडियन निकाला। ठीक है, उसी तरीके से हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो अगेन हमारा सेम फॉर्मूला, जैसे हम लोगों ने मीन निकाला था, सॉरी वेरिएंस निकाला था, यहाँ पर भी हम वही सेम चीज करेंगे। एक्स आई माइनस क्या करेंगे? एक्स आई माइनस मीडियन, और इनका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई एन कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस निकल आएगा इसका स्क्वायर करके। ठीक, और फिर इसका अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? उसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलेंगे, इसको वेरिएंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एक अलग टर्मिनोलॉजी यूज होगी। अ, उसको क्या बोला जाता है? आते हैं, उस पर भी आते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, पहले इतना एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हमारे डेटा सेट पे सही चीज़ें चल रही हैं, मतलब मीडियन शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले हम अब क्या करेंगे? डेटा सेट में एक आउटलायर्स ऐड करेंगे। ठीक है, हमारा जो डेटा सेट है उसमें एक आउटलायर ऐड करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा सेपल लेंथ, सॉरी पैटर्न लेंथ है,
पेटल लेंथ में जो सेटोसा वाला जो डेटा सेट है, सेटोसा वाले डेटा सेट में हमें ये पता है कि जो मैक्सिमम सेटोसा की लेंथ जो है वो है, सॉरी सेटोसा की पेटल लेंथ जो मैक्सिमम 1.7 है, अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो 1.7 से ज़्यादा नहीं है। हम क्या करते हैं कि इसमें 1.7 से ज़्यादा एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं मीन कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, मीन कैसे चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर एक वैल्यू ऐड करेंगे सेट ऑफ पैटर्न में। तो सबसे पहले हम डेटा फ्रेम में क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम को कॉपी करके DF2 में डाल ले रहे हैं ताकि हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो चेंज ना हो, ठीक है। और DF2 में एक आउटलायर डालेंगे, ठीक है। तो DF2 के पेटर्न लेंथ में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, फिफ्थ पोजीशन पे सेटोसा है, शुरुआत में सारे सेटोसा के रो हैं, ठीक है। तो फिफ्थ रो में हम क्या डाल रहे हैं, 140 डाल दे रहे हैं, 1.4 की जगह 140 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा मीन कैसे चेंज होता है। ये है सेटोसा का, वर्जीनी का, वर्सिकलर। इन दोनों में तो हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेटोसा में चेंज करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारा वेरिएंस कैसे, सॉरी मीन कैसे डिफर कर रहा है। तो यहाँ पर देखो 1.4 जो हमारा मीन था वो क्या हो गया, 4.22 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर वेरी करेगा चीजें तो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर हो गया, हमारे वर्सी कलर या वर्जीनी का जो भी है उसके बराबर हो गया। तो यहाँ पर टोटल ओवरलैप दिखाएगा, जो हमारा डेटा सेट होगा वो टोटल ओवरलैप दिखाएगा और क्लासिफिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर मीन एकदम ऑलमोस्ट इक्वल है टू 4.2 4.2 तो उस केस में जाहिर सी बात ओवरलैप करेगा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। मतलब ये कहने का है अगर हमारा डेटा सेट कुछ इस तरीके से है और एक का मीन दिखा रहा है 4.22 और एक का 4.26, दोनों आसपास होंगे। तो अगर ये मीन दोनों आसपास है तो इनका डेविएशन कितना भी अगर डेंस होगा तो कुछ तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। तो इस केस में एकदम टोटल रिजल्ट गलत आने वाला है, ठीक। तो ये हो गया हमारा मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन एक बार देखते हैं इसी केस में। स्टैंडर्ड डेविएशन को भी एक बार हम लोग चेक करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में DF की जगह DF2 करेंगे, यहाँ पर भी DF2 करेंगे। और यहाँ पर देखो जो 1.17 था वो 19 चला गया, डायरेक्ट 19, इतना ज़्यादा डिफर कर गया। मतलब पूरी पूरी विड्थ ही ये अचानक एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गई, समझ रहे हो। यहाँ पर जो हमारी वो थी क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.17 था, ठीक है। और यहाँ पर देखो डायरेक्ट 19 पहुँच गया। तो ये तो कहीं से भी मतलब ये तो ओवरऑल पूरे डेटा सेट को कुछ कवर कर लेगा। जैसे इसका 5.4 है, इसका 4.6 है, तो ये टोटली कवर कर रहा होगा। विजुलाइज थोड़ा सा करने की कोशिश करना, ये कुछ इस तरीके से होगा 4.22 4.26, ठीक है। और फिर जो हमारा 5 पॉइंट समथिंग है, मीन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो मीन जो है हमारा 5.55, ठीक है। तो एक और होगा हमारा यहाँ पर करीब, मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि हम लोग इसमें मीन ऐड करते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन 19। मतलब अगर सेटोसा जो हमारा 4.22 है इसमें 19 ऐड करें समथिंग यहाँ आएगा, 19 ऐड करें समथिंग मान लेते हैं यहाँ पर आता है, ठीक है। तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये उसका मीन हो जाएगा, ठीक। और दूसरा वाला जो है इसमें इसका आया 1 पॉइंट समथिंग 5.4 और 0.54 और 0.46, ठीक है। तो इसका कुछ नैरो, बहुत ही ज़्यादा नैरो होगा, तो इसका कुछ इस तरीके से होगा। तो हाइट वही होगी, लगभग वही होगी, क्योंकि 50-50 पॉइंट है तो ये काउंट तो कभी नहीं चेंज होगा। ये कुछ इस तरीके से, और वर्सी कलर का भी कुछ इस तरीके से। तो अब ये देखो इसी ग्राफ के अंदर ये दोनों आ जा रहे हैं, ठीक है। टोटली ओवरलैप, इस केस में क्लासिफिकेशन ही नहीं पॉसिबल,
ठीक है, एटलीस्ट पैटर्न लेंथ के बेसिस पे तो नहीं पॉसिबल। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन्स की लिमिटेशन की वो आउटलायर्स के साथ अच्छा रिजल्ट नहीं देते। ठीक है, अब एक बार मीडियन देखते हैं। हमने कुछ ऑलरेडी डेटा फ्रेम 2 में हम लोगों ने मीडियन, सॉरी, डेटा फ्रेम DF2 में एक आउटलायर ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो पहले विदाउट आउटलायर देखते हैं मीडियन, और फिर विद आउटलायर देखते हैं। ठीक है, तो विदाउट आउटलायर हमारी जो मीन आई है वो, सॉरी, मीडियन आई 1.5, और ये लगभग क्लोज है किसके, मीन के लगभग क्लोज है। ठीक है, 1.4 के लगभग क्लोज है। इसी तरीके से 5.55 ये भी हमारी मीन के क्लोज है, लगभग मीन के क्लोज ही आएगी, ये जो वैल्यू आएगी मीन के क्लोज ही आएगी। ठीक, इसी तरीके से 4.6 वहाँ पर है, यहाँ पर 4.35 है। ठीक, अब इसमें हम लोगों ने जो DF2 में जो आउटलायर ऐड किया है उस केस में देखते हैं कि हमारा क्या कुछ डिफर कर रहा है मीडियन वैल्यू। तो यहाँ पर देखो हमारी अभी भी एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंजेस नहीं, जबकि हमने आउटलायर यहाँ पर ऐड कर रखा है DF2 में। DF2 में आउटलायर चेंज कर रखा है। यहाँ पर देखो हम अगेन फिर से इसको रन कराते हैं, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 19 दे रहा है, जबकि यहाँ पर एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो कितने बेहतरीन तरीके से जो मीडियन हैंडल कर रहा है आउटलायर्स को, है ना, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो। क्योंकि क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि हम जब सॉर्टिंग कर दे रहे हैं, तो सॉर्टिंग कर दे रहे हैं जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, सपोज आउटलायर में -170 हो गया तो वो सबसे लेफ्ट में चली जाएगी, और अगर सपोज 170 कर देते हैं तो सबसे राइट में चली जाएगी। तो बीच में वो आउटलायर नहीं होंगे। आउटलायर का मतलब ही ये है कि जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन से फार अवे है वो पॉइंट। ठीक है, तो जितने भी फार अवे पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे या तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे या तो राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, और जो मिडिल में जो वैल्यूज होंगी, जो मिडिल में वैल्यूज होंगी वही हमारी क्या हो जाएंगी, रिजल्ट हो जाएंगी एग्जैक्टली मीडियन। ठीक है, और वही कहीं ना कहीं मीडियन को भी सॉरी मीन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, लगभग लगभग मीन्स के बराबर होते हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आउटलायर को हैंडल करते हैं मीडियन और, सॉरी, मीडियन और क्या बोल रहे थे हम लोग, एब्सोल्यूट मीडियन वैल्यू को, एब्सोल्यूट मीडियन वेरिएंस के थ्रू। ठीक है, बेसिकली इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, सॉरी, मीडियन एब्सोल्यूट डाइवर्जन, ऐसे कुछ बोलते हैं, एक सेकेंड, डेविएशन। ठीक है, मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन बोलते हैं इसको, जो हम मीडियन के थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था मीन के थ्रू, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकला था वो मीन के थ्रू निकला था। जब मीडियन के थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन ना बोल के क्या बोलते हैं, मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो मीडियन है, मीडियन से कितना डेविएट हो रहे हैं हमारे डेटा पॉइंट हो, समझ रहे हो, मीडियन से कितना डेविएट हो रहे हैं हमारे डेटा पॉइंट, ये बताता है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से कितना डेविएट हो रहे हैं हमारे डेटा पॉइंट वो बताता है। ठीक है, तो अब ये कैसे निकाला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से निकाला जाता है। किस तरीके से निकाला जाता है, np.std, बट numpy में जो मैड है, मतलब मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन, उसको मैड बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैड है वो numpy के अंदर नहीं है, इसके लिए आपको एक अलग से स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैट मॉडल्स, इसके अंदर रोबस्ट नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर मॉड्यूल है जिसके अंदर हमारा मैड फंक्शन है, मतलब मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो इस फंक्शन के थ्रू हम लोग निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन मीडियन के थ्रू। बेसिकली इसको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर नहीं बोलेंगे। ठीक, तो अब जरा हम लोग देखते हैं क्या हमारा जो डेविएशन है वो क्या वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों के केस में देखेंगे, DF2 और DF दोनों केस में देखेंगे। तो पहले DF के केस में हम लोग देख ले रहे हैं मैट की वैल्यू। तो DF के केस में हमारी देखो मैट की वैल्यू क्या आई है, सही आई है, अच्छी आई है, मतलब लगभग लगभग जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था उससे लगभग मैच करती हुई आई है, कुछ इस तरीके से 0.17। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा क्या है,
6.14, ये 5.5 था, ये 6.66 है, लगभग क्लोज आए होंगे। ठीक है। लेकिन हमें चेक क्या करना है, जो हमने आउटलायर ऐड किया है उसकी वजह से क्या कोई चेंजेस हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक पॉइंट नोट करते हैं, DF2। 1.44, 66 और 51 लगभग लगभग सेम आए हुए हैं। ठीक है। इसमें लगभग क्या पूरे पूरे सेम ही है, कोई कोई चेंजेस ही नहीं है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग मीन मीडियन मोड वगैरह हैंडल करते हैं। बट यहाँ पर इससे बेस्ट तरीके अवेलेबल है। ठीक है, इससे अच्छे तरीके अवेलेबल हैं। अगर लेकिन हम लोग को फिर अगेन GUI में जाना पड़ेगा, CLI में नहीं। बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी, आउटलायर्स की प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। तो आउटलायर डिटेक्शन करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जिनमें से हम लोग कुछ आज देखेंगे, कुछ बाद में भी देखेंगे। ठीक है। तो बेस्ट वे जो होता है आउटलायर डिटेक्ट करने का, वो क्या है, हमारा बॉक्स प्लॉट है। क्या है, बॉक्स प्लॉट है। बॉक्स प्लॉट के थ्रू हम लोग सिंपल वे में आउटलायर डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वे में। बॉक्स प्लॉट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी भी हैं। तो एक बार हम बॉक्स प्लॉट फिर से ओपन कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग नोट करने वाले थे। सब चीज़ ठीक है, मैथ ठीक है, और मीडियन ठीक है, बट हाँ, आप चीज़ें चाह कर भी जो एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप कभी नहीं CLI के थ्रू कभी विजुलाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है। ये चीज़ विजुलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राफिकल इंटरफेस में ही मिलेगा। ठीक है। CLI में आप चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पॉइंट प्लॉट करने की कैपेबिलिटी है, तो आप एक एक पॉइंट को प्लॉट करके, मतलब ऑन पेपर आप एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट कर सकते हो। बट ये काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक होता है। ठीक। तो इन जनरल तो क्या होता है, CGI में ही, सॉरी, ग्राफिकल इंटरफेस में ही हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को प्लॉट करते हैं, देखते हैं। लेकिन अगर CLI है आपके पास, तो उस केस में आपको इन्हीं सारी चीज़ों से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है। तो जब तक वो ओपन हो रहा है तब तक यहीं देखते हैं। ठीक है। बेसिकली बॉक्स प्लॉट की मदद से हम लोग आउटलायर डिटेक्ट करते हैं। कैसे डिटेक्ट करते हैं देखते हैं। पहले बॉक्स प्लॉटिंग हम लोग करते हैं। तो सी बॉन के अंदर अगेन हमारे पास बॉक्स प्लॉट है, मैट प्लॉट लिप से भी आप लोग कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि आप किसके किसके बीच में बॉक्स प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग जो एक्स एक्सिस है उसको हम लोग रखना चाहते हैं स्पीसीज। ठीक है। और जो वाई एक्सिस है उसमें बॉक्स प्लॉटिंग चाहते हैं, तो वाई इक्वल्स टू पेटल लेंथ। सेंटीमीटर में है वो, तो सेंटीमीटर में कर दिया।
इसको एग्जीक्यूट कराते हैं इसमें। सही तो है, क्या बता रहा है ये? ओके ओके। एक चीज हम लोग को नहीं दी, डेटा नहीं दिया, इसको डेटा दे दो। दिया। ओके, यहाँ पर ये जो आउटलायर्स कुछ प्रॉब्लम है, हमें डेटा फिर से रन कराना पड़ेगा। आरएस सेटोसा आरएस वर्जन पेटलन 140 डीएफ हमारा कहीं पर गड़बड़ हो गया, डीएफ में 140 चला गया, एग्जैक्टली वो नहीं जाना चाहिए था, तो हम लोग डीएफ को फिर से रीड करते हैं। अभी ठीक है। ठीक, तो ये हमारा बेसिकली प्लॉट है किसका, बॉक्स प्लॉट है तीनों कैटेगरी का, आयरिस सेटोसा, आयरिस वर्सिकलर, आयरिस वर्जिनिका, तीनों का क्या है, बॉक्स प्लॉट है। बॉक्स प्लॉट हम लोगों ने उस दिन देखा था, एग्जैक्टली क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ही बताता है, उसमें बताता है मीन, मीडियन, सॉरी मीडियन बताता है, उसके बाद फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल बताता है, मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं, रन आंसर कर देते हैं एक बार। ओपन हो जाए तो बॉक्स प्लॉट की इमेज वहाँ पर रखी हुई है, उसको हम लोग फिर से समझेंगे। तो ये हमारा बॉक्स प्लॉट है, जिसमें जो मिडिल लाइन है वो बताती है मीडियन क्या है। ठीक है, पूरे डेटा सेट की मीडियन क्या है। क्वार्टाइल वन बताता है कि जो मीडियन के लेफ्ट में जितना भी डेटा पॉइंट है उनका मीडियन क्या है, और इसके राइट में जितने पॉइंट है उनका मीडियन क्या है। ठीक है, मीडियन उनको बोलते हैं क्वांटाइल बोलते हैं, क्वांटाइल या क्वार्टाइल बोलते हैं। ठीक, क्वांटाइल भी आपको कहीं पर सुनने को मिलेगा, ठीक है, और क्वार्टाइल भी सुनने को मिलेगा। ठीक है, दोनों चीजें आपको मिलेंगी, क्वार्टाइल या क्वांटाइल। ठीक, यहाँ पर बेसिकली एक होता क्या है इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, क्वार्टाइल या क्वांटाइल क्या होता है। ठीक है, इसको इसको समझने से पहले आपको परसेंटाइल समझना पड़ेगा। परसेंटाइल क्या होता है, परसेंट से वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एक मिनट में बस आ रहा हूँ। पहले परसेंटाइल समझते, परसेंटाइल क्या होता है। जैसे सपोज आपके पास 100 पॉइंट्स हैं, इस तरीके से 100 पॉइंट्स हैं। ठीक है, टोटल
यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, टोटल 100 पॉइंट है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका 10th परसेंटाइल, परसेंटाइल कोई एक क्वांटिटी में पूछें कौन सा परसेंटाइल चाहिए, ठीक है। तो अगर इस डेटा सेट का हम लोग 10th परसेंटाइल अगर पूछते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, देखते हैं। पहले तो इस डेटा सेट को सॉर्ट करेंगे और डेटा सेट को सॉर्ट करने के बाद, ठीक, जितने भी सॉरी जितने पॉइंट 10th नंबर से पहले आते हैं, ठीक है, 10th नंबर से पहले आते हैं, ठीक। जैसे इसमें जो 10th पॉइंट है वो ये वाला है, 0 है, ठीक है। पहले सॉर्ट करना पड़ेगा लेकिन इसको डेटा सेट को, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, आ जाएगा यहाँ पर 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 10 होगा, ठीक है। हम मान के चलें डेटा सेट में 1 to 100 रैंडम थे, फिर उनको हम सॉर्ट करेंगे अगर परसेंटाइल निकालना है तो, ठीक। अब परसेंटाइल निकालने के लिए हमने इसको सॉर्ट कर दिया। अब 10th पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू के लेफ्ट में जितने पॉइंट होंगे वो उससे छोटे होंगे। 10th, जरूरी नहीं कि इस डेटा सेट में 1 to 100 है, 100 to 1000 भी हो सकते हैं, जैसे कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो जो 10th पोजीशन है, हम अभी 100 तक लेके चल रहे हैं, 10th पोजीशन है, 10th पोजीशन के जितने 10th पोजीशन के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो इस वैल्यू से, मतलब 10th पोजीशन पे जो वैल्यू, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं 10th ही हो, ठीक। तो 10th पोजीशन पे जो वैल्यूज है उससे जो उस वैल्यू से, सॉरी फिर से बोलते हैं, 10th पोजीशन के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो 10th पोजीशन की वैल्यू से लेस होंगे, और इसके जितने भी राइट में एलिमेंट होंगे वो इससे ग्रेटर होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं 10th परसेंटाइल, मतलब 10th एलिमेंट की जो वैल्यू होती है उसी को बोलेंगे क्या, 10th परसेंटाइल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें 25th परसेंटाइल निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी एरे दिया गया है, मैटर नहीं करता है कि कौन सा, मतलब एरे में क्या वैल्यू है, 25th पोजीशन पे, मतलब परसेंटेज वाइज, जैसे अगर 100 का है तो 25th ही हमारा क्या हो जाएगा, मतलब 25th पोजीशन ही हमारी क्या हो जाएगी, 25th परसेंट। अगर सपोज हमारा 1000 का एरे, तो उसमें हम लोग एन की वैल्यू अगर 1000 है तो 1000 का पहले 25% निकालेंगे, तो 25% पे जो वैल्यू मिलेगी उस पोजीशन पे जो वैल्यू होगी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, फिर से थोड़ा सा, फिर से पहले 1 to 10 देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज हमारे पास 10 एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट का 25% क्या होगा, 2.5 होगा, है ना, 2.5। तो हम मान के चल रहे हैं 3, ठीक है, ये थर्ड पोजीशन 2.5। तो अगर इसका हम लोग कह रहे हैं कि इसका 25th परसेंटाइल क्या होगा, तो वो होगा 3। तो इसका मतलब क्या है, जो 3 से लेस जितने, मतलब इस इंडेक्स से जितने भी पहले एलिमेंट होंगे वो इस वैल्यू से 25th परसेंटाइल से छोटे होंगे, और राइट में जितने वैल्यू होंगे तो 25th परसेंटाइल से अबव होंगे, ठीक है। तो ये बोलते हैं परसेंटाइल। 9th परसेंटाइल बोलेंगे तो 9th पोजीशन, पहले 90% निकाल, सॉरी 9% निकालेंगे, उस पोजीशन पे फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट को और फिर निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमने इस 10 ही एलिमेंट है, 10 एलिमेंट में पहले 25th परसेंटाइल निकालना है, तो पहले हमने टोटल एलिमेंट का 25th परसेंट निकाला, जो भी वैल्यू आई उस इंडेक्स पे वैल्यू देखी, उस वही वैल्यू हमारी क्या है, 25th परसेंटाइल है, ठीक है। उसी तरीके से 50th परसेंटाइल क्या होगा, जो भी इसके मिडिल में जो एलिमेंट होगा, ठीक है, मिडिल में जो एलिमेंट होगा, आप सीलिंग भी ले सकते हो, फ्लोर भी ले सकते हो, ये आपके मतलब एनालिसिस के ऊपर है, आप 50th परसेंटाइल इसको ले रहे हो कि इसको ले रहे हो, वो आपके एनालिसिस के ऊपर है, चाहे आप सीलिंग भी ले सकते हो, फ्लोर भी, ठीक। तो बेसिकली हम ग्रेटर को लेके चल रहे हैं, ठीक। तो इसका 50th परसेंटाइल क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। और अगेन इसका 75 परसेंटाइल क्या होगा, 75 परसेंटाइल क्या होगा, जो भी बेसिकली 3 है तो हमारा यहाँ 9 के आसपास होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वैल्यू रिटर्न करता है, जो कि बताता है कि जो हमारे 90% पॉइंट, मतलब अगर 10th परसेंटाइल निकाला तो 10th परसेंट से जितने भी लो पॉइंट होंगे वो उससे छोटे होंगे, 10th परसेंटाइल से छोटे होंगे, ठीक है। तो परसेंटाइल बताता है क्या, वैल्यू बताता है, वैल्यू बताता है क्या, 10% एलिमेंट का, 10% एलिमेंट उस परसेंटाइल वैल्यू से छोटे होंगे, ठीक है। आई होप
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। अच्छा, परसेंटाइल समझ में आ रहा है क्या आएगा, क्या होगा? मुझे आ गए सर। बाकी लोग को समझ में आया? हाँ सर। आ अच्छा, गए सर। ठीक है ठीक है। तो ये हो गया परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल से बना है हमारा क्या, क्वार्टाइल या क्वांटाइल बना हुआ है। ठीक है, जो भी डेटा सेट होता है, जो भी डेटा सेट होता है उसका जो 25th परसेंटाइल होता है, 25th परसेंटाइल उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं या क्वांटाइल बोलते हैं। ठीक है, और जो सेकंड क्वार्टाइल, सॉरी 50% 50th परसेंटाइल को बोला जाता है सेकंड क्वार्टाइल, और 75th परसेंटाइल को बोला जाता है थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारा बॉक्स प्लॉट है, इसमें जो जो मीडियन होगी, मीडियन ही हमारी क्या होती है, 50th परसेंटाइल होगी। एग्जैक्टली होगी, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे डेटा सेट को अगर सॉर्ट करके 50th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो निकालेंगे तो वही हमारी मीडियन होती है। तो 50th परसेंटाइल ही हमारा मीडियन होती है। 25th परसेंटाइल हमारी Q1 होती है, क्वार्टाइल 1। और 75 परसेंटाइल हमारी क्या होती है, Q3, क्वार्टाइल 3 होती है। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। ठीक है, और Q3 माइनस Q1 इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। ठीक, और इस बॉक्स प्लॉट में जो मिनिमम विस्कर्स होता है, विस्कर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, Q1, मतलब Q1 माइनस 1.5 स्टैंडर्ड वैल्यू है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.5, Q1 माइनस 1.5 इंटू आई क्यू आर। ठीक है, Q1 में अगर 1.5 इंटू आई क्यू आर घटा देंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी। उसी तरीके से Q3 में 1.5 इंटू आई क्यू आर ऐड कर देंगे तो क्या मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब जरूरी नहीं ये पूरे डेटा सेट की मैक्सिमम वैल्यू हो और ये पूरे डेटा सेट की मिनिमम वैल्यू हो। मिनिमम वैल्यू हो सकता है इससे कम भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर ये निकाल कैसे रहे हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल रहे हैं, तो माइट भी चांस है कि इससे छोटी भी वैल्यू हो सकती है, इससे बड़ी भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, बट ये वैल्यू निकालने का एक फायदा हमें ये हो रहा है कि हम स्टैंडर्डाइज कर दे रहे हैं पूरे डेटा सेट को। ठीक है, स्टैंडर्ड वे में कन्वर्ट कर दे रहे हैं कि इससे ज़्यादा वैल्यू अगर होगी तो उसको हम आउटलायर मान लेंगे, और इससे कम वैल्यू होगी तो उसको भी आउटलायर मान लेंगे। ठीक है, तो इससे आउटलायर डिटेक्शन हमें बड़े आराम से हो जा रहा है, इससे आउटलायर का डिटेक्शन काफ़ी आराम से हो जा रहा है। जैसे हम लोगों ने वहाँ पर जो 70 ऐड किया था, 7 की जगह 70 ऐड किया था, तो जब ये आई क्यू आर निकाला जाएगा, ये मैक्स वैल्यू निकाली जाएगी, तो मैक्सिमम ये जाएगी कितने तक, 10 के आसपास, मान लेते हैं 10 के आसपास जाएगी। जैसे हम देख ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो देख पा रहे हैं कि ये आउटलायर है, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा आउटलायर है ये, उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो नॉर्मल पहले हमारा डेटा सेट कुछ इस तरीके से और इसमें ये क्या होगा, हमारा मीडियन होगा। ठीक, ये हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, या जो हमारी सेकंड क्वार्टाइल है वो। ठीक है, सेकंड क्वार्टाइल है वो। ठीक, अब अगर हम इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालें, इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकलेगी, मीडियन से लेफ्ट में जो भी एलिमेंट है उनका जो मीडियन होगा, मतलब इसके लेफ्ट 5 के लेफ्ट में ये एलिमेंट है, तो इनका जो मीडियन होगा वो क्या होगा, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 प्लस 3 क्या हुआ, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.5 होगा। ठीक है, तो 2.5 हमारी मीडियन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्वार्टाइल 1 हो जाएगी, ये वाली 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, अराउंड 7.5 के अराउंड। ठीक है, ये 2.5 हो जाएगी, 7.5 Q3 हो जाएगी। अब अगर ये वाली रेंज निकालनी है, ठीक है, ये वाली रेंज निकालनी, तो क्या करेंगे, Q1 मतलब 2.5 माइनस 1.5 इंटू क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगी, 7.5 माइनस 2.5, तो क्या हो जाएगी 5। तो 1.5 इंटू 5, 7.5, 7.5 Q1 की वैल्यू क्या थी हमारी, 2.5, 2.5 माइनस 5, नहीं हाँ 7.5 कितना हुआ, 2.5 माइनस 7.5, 5 के करस्पॉन्डिंग होगा, है ना। यहाँ पर निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। Q1 की वैल्यू क्या है,
सॉरी 2.5 क्यू आई क्यू आर क्या है Q1 मतलब 7.5 माइनस 2.5 इक्वल्स टू 5। ठीक है। अब जो मिनिमम वैल्यू वो कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग Q1 2.5 माइनस 1.5 इंटू आई क्यू आर क्या है 5 है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी करीब 7.5 2.5 माइनस 7 7.5 हाँ 7.5 क्या इसकी वैल्यू कितनी टोटल कितनी हो गई 5 के इट्स लाइक फाइव के माइनस करस्पॉन्डिंग। 5 ठीक है 5 वैल्यू हो गई। ठीक। -5 हाँ हाँ माइनस फाइव होगी। ठीक है। तो ये होगी हमारी क्या मिनिमम वैल्यू। इसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकालते हैं क्या 7.5 माइनस 1.5 सॉरी माइनस नहीं यहाँ प्लस होगा ना। तो 7.5 में बेसिकली हम लोग क्या हाँ ऐड करेंगे 1.5 इंटू 7.5 फाइव फाइव ना सॉरी 7.5 50 नहीं 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 इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारी नहीं 5 ही है। नहीं इंटर टोटल क्वार्टाइल रेंज टोटल 5 है बोल तो यहाँ पर 5 करेंगे तो इसको ऐड करने पे क्या होगा 7.5 15 हो में जाएगा ऑलमोस्ट 15। ठीक है। तो 15 हमारी क्या हो जाएगी मैक्स वैल्यू। इससे ज़्यादा अब देखो अगर इसमें हम लोगों ने 70 ऐड किया होता तो ये इससे ज़्यादा है 15 से ज़्यादा है तो वो आउटलायर हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग इससे निकाल के आउटलायर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं आउटलायर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक। तो बॉक्स प्लॉट भी एक बेहतरीन तरीका है आउटलायर डिटेक्ट करने का। और यहाँ पर देखो कुछ आउटलायर डिटेक्ट भी हुए हैं। यहाँ पर देखो आयरिस सेटोसा आयरिस वर्जिनिका के केस में कुछ आउटलायर डिटेक्ट हुए उसी तरीके से सॉरी सेटोसा के केस में डिटेक्ट हुए और वर्सिकल के केस में डिटेक्ट हुए। वर्जिनिका केस में कोई आउटलायर नहीं है। ठीक है। तो और कुछ इस प्लॉट से एनालिसिस भी हम लोग कर पा रहे हैं जैसे इसमें मीडियन वैल्यू क्या होगी फर्स्ट क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल वैल्यू क्या होगी। और जो हमारा मेन टास्क हमारा क्या है क्लासिफिकेशन का। अब बॉक्स प्लॉट के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये समझते हैं। सबसे पहले पैटर्न लेंथ की बात करते हैं। तो हमें आउटलायर को नहीं देखना आउटलायर को इग्नोर कर देना है। ठीक है। आउटलायर को इग्नोर करने के बाद हमें क्या करना है पैटर्न लेंथ के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करना है और आपके पास डेटा ये है तो उस केस में आप कैसे क्लासिफाई करोगे। अगर पैटर्न लेंथ हमारी मतलब इस वाली मैक्स से कम है क्योंकि इसके मैक्स की वैल्यू जो है इस सेटोसा केस में पैटर्न लेंथ की जो मैक्स वैल्यू है उस केस में ना ही हमारा सेटो वर्सिकलर ना ही वर्जिन का ओवरलैप कर रहा है। तो इस मैक्स को आप कंसीडर कर सकते हो कि जो भी वैल्यू है इसकी 1.47 जो भी हो या 5 हो इससे अगर वैल्यू हमारी क्या है लेस है पेटल लेंथ तो उस केस में हम आयरिस सेटोसा सेट करेंगे। ठीक है। इस केस में हम लोग लेस कंडीशन तो डिफाइन कर सकते हैं क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं 3 या 3 पॉइंट समथिंग डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्या करेंगे देखो इस केस में सेटोसा केस में मिनिमम में भी कोई दिक्कत नहीं मैक्सिमम में भी नहीं। लेकिन वर्सी कलर केस में हम लोग मिनिमम तो डिफाइन कर सकते हैं लेकिन मैक्स में यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है। ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पर देखो ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सी बाउंड्री डिसाइड की जाए कि हमारा जो है पेटल सॉरी वर्सी कलर और वर्जिनी का डिफरेंट हो जाए। ठीक। अब ये एनालिसिस करते हैं कि सपोज हम यहाँ पर 5 को अगर सेलेक्ट करते हैं मैक्सिमम रेंज इस वर्सी कलर की तो उस केस में हमें लॉस कितना होगा। ये लॉस वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बॉक्स प्लॉट के थ्रू। ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो बेसिकली ये जो रेंज है ये वाली लाइन क्या डिस्प्ले कर रहा है 25% ऑफ डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक लाई कर रहे हैं किस केस में वर्जीनिका के केस में। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेटा है वो 25% है। तो अगर आपने इस इस वर्सी कलर को सॉरी इस विस्कर को वर्सी कलर का मैक्स पॉइंट सेट कर दिया तो उस केस में आप 25% वर्जिनिका की लॉस कर दोगे मतलब फॉल्स प्रिडिक्शन करोगे। 25% केसेस में वर्जिनिका के फॉल्स प्रिडिक्शन करोगे।
ठीक है, अगर आप लोग ऐसा करते हो तो अगर ये अगर सपोज 5 के इक्विवेलेंट है, अगर 5 को आप लोग मैक्स पेटल लेंथ डिफाइन कर देते हो, ठीक है, मॉडल अगर 5 को पेटल लेंथ डिसाइड कर देता है किसका, वर्सी कलर का, तो उस केस में आप लोग इसको तो करेक्ट क्लासीफाई कर ले जाओगे, लेकिन ये जो वर्जीनिका है उसके 25% सैंपल को आप लोग लूज करोगे, मतलब 25% चांस होगा कि आप फॉल्स प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, फॉल्स प्रिडिक्शन। लेकिन 25% किसका, ये भी समझना है। टोटल डेटा सेट में 3 कैटेगरी थी, एक कैटेगरी फुल्ली क्लासीफाई हो गई, मतलब अगर 3 क्लासेस है तो हम मान के चलते हैं कि टोटल कितना हो गया, 33.33%, ठीक है। तो 33.33 तो करेक्ट क्लासीफाई हो रहा है सेटोसा के केस में, लेकिन रिमेनिंग जो हमारे ऑलमोस्ट 67 के अराउंड मान लेते हैं अगर, तो बाकी जो 67 के अराउंड हमारे पॉइंट्स हैं, उन 67% में 25%, अब 67% का 25% फॉल्स क्लासीफाई हो रहा है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखनी है, क्योंकि एक क्लास तो एकदम करेक्टली क्लासीफाई हो जा रही है, तो उतना परसेंट हम हटा देंगे, तो ये टोटल कितना परसेंट गेन कर रहा है, 25 सॉरी 33.33%, ठीक है। बचा कितना, जो भी 66 पॉइंट समथिंग जो भी बचा, ठीक है, उस 66.66 में आप 25% मिस क्लासिफिकेशन कर रहे हो, अगर आपने बाउंड्री लाइन ये सेट करी है तो, ठीक है। अगर इस वर्जीनिका के मिनिमम पॉइंट आपने ये सेलेक्ट किया, तो उस केस में आप क्या करोगे, वर्सी कलर के 25% लॉस करोगे, इवन उससे ज़्यादा ही है, 25% से ज़्यादा ही है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग डेटा की एनालिसिस कर सकते हैं कि हम लोग कितना फॉल्स क्लासीफाई करने वाले हैं, कितना करेक्ट क्लासीफाई करने वाले हैं, डेटा हमारा किस तरीके से प्लॉट है, ठीक है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितना ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पर एकदम साफ साफ ओवरलैप दिख रहा है कि 25% ओवरलैपिंग चल रही है इन दोनों केस में, जबकि ये चीज़ हमें डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ के थ्रू नहीं पता चल रहा था, इंटरसेक्शन वहाँ पर हमें दिख रहा था, वहां पर इंटरसेक्शन हमें दिख रहा था, बट ये नहीं पता चल रहा था कितना परसेंट इंटरसेक्शन कर रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 25% जो है हमारा ओवरलैपिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बाउंड्री लाइन डिसाइड करने से पहले सोचना पड़ेगा, अब बाउंड्री लाइन डिसाइड करना है तो अगेन हम पीडीएफ की तरफ मूव करेंगे, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको पॉइंट बाउंड्री लाइन डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो मतलब इन जनरल वो जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट होता है दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का, दोनों पीडीएफ, मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन होगा उसको ही हम लोग बाउंड्री लाइन डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा क्या, बॉक्स प्लॉट, ऑल अबाउट बॉक्स प्लॉट, आई होप समझ में आ गया होगा। अब और भी केसेस में हम लोग देखते हैं, मतलब जैसे अभी तो हम लोगों ने पेटल लेंथ के केस में हम लोगों ने देखा है, तो पेटल विड्थ के केस में देख लेते हैं। ओके, पेटल विड्थ के केस में भी 25% हमारा क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है। सेपल लेंथ के केस में हमारा सेटोसा भी कर रहा है ओवरलैप, सारे के सारे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट फीचर नहीं हो सकता। इसी तरीके से सेपल इसमें भी पूरा पूरा ओवरलैप कर रहा है, तो अगेन यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारा ये बॉक्स प्लॉट है, उसी तरीके से हम लोग वायलिन प्लॉट भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, एसएनएस वायलिन एसएनएस डॉट वायलिन वायलिन प्लॉट में भी, तो यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी देख पा रहे हैं, ओवरलैपिंग भी देख पा रहे हैं, हर चीज़ देख पा रहे हैं, ये एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हो डेटा सेट का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर स्पीसीज पेटल लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे कम था, तो यहाँ पर देखते हैं पेटल लेंथ एक बार करके देखते हैं हम लोग, ठीक।
तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एकदम क्लियर जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को वहाँ दिख रहा था। इसको एक काम करते हैं, इसका हॉरिजॉन्टली प्लॉट करते हैं, ठीक। ओरिएंटेशन रिक्वायर न्यूमेरिक एक्स वेरिएबल एक्स, सॉरी, तो यहाँ पर ये चेंज करना पड़ेगा हमें, इसको वाई बनाना पड़ेगा। ये यही डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को दिख रहा था वहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पर देखो ओवरलैपिंग भी दिख रही है हम लोग, ठीक है, इन दोनों के बीच में। ये एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसके अंदर जो ब्लैक कलर की लाइन आ रही है, बॉक्स प्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सेम कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास एक फ्रीडम और है कि हम डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन और देख सकते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि बॉक्स प्लॉट में हम लोग नहीं देख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर ये जो वाइट कलर का पॉइंट है वो मीडियन वैल्यू है हर एक में, ठीक है। और यहाँ पर ओवरलैपिंग समझ में आ रही कि इन दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इन दोनों के बीच में हमारी ओवरलैपिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें देखना है तो वायलेंट प्लॉट हम लोग करेंगे, और अगर एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू से हम लोगों को एनालिसिस करनी है, जैसे मीडियन क्या है, फर्स्ट इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, सॉरी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, तो उसके लिए हम लोग को बॉक्स प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा क्या, वायलिन प्लॉट हो गया, ठीक। वायलिन प्लॉट इसीलिए बोला जाता है कि ये कुछ वायलिन सा दिखता है, जैसे इसको अगर हम लोग देखें तो वायलिन जो बजाने वाला वायलिन होता है उसी तरीके से थोड़ा बहुत दिखता है, इस वजह से इसको वायलिन प्लॉट बोला जाता है, ठीक। तो ये हो गई हमारी एनालिसिस वायलिन प्लॉट के थ्रू, ठीक है। अब एग्जैक्टली हम लोगों ने न्यूमेरिक वैल्यू पे ऑलमोस्ट सारी एनालिसिस कर ली है, न्यूमेरिक वैल्यू पे। लेकिन कैटेगरिकल फीचर में हम लोगों ने एनालिसिस अभी तक नहीं की है। अभी जो भी हम लोगों ने एनालिसिस की सारे न्यूमेरिकल फीचर पे एनालिसिस की, चाहे वो पेटल लेंथ हो वो भी न्यूमेरिक टाइप का डेटा था, पेटल लेंथ, पेटल वेट, सेपल लेंथ, सेपल वेट, सारे के सारे न्यूमेरिक टाइप के डेटा थे। हम लोगों ने कैटेगरी वाइज कोई एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि अभी हमारे पास जो डेटा सेट था जिसमें जो इनपुट था, जो कि इनपुट पॉइंट थे, ठीक है, और जो टारगेट क्लास थी, टारगेट क्लास कैटेगरिकल थी, लेकिन जो हमारा वेरिएबल थे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, उन केस में हमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही थी, कोई आ, क्या कह सकते हैं, कैटेगरिकल फीचर हमारे पास नहीं था। जितने फीचर थे उन सब में सारे के सारे न्यूमेरिक थे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैटेगरिकल फीचर की एनालिसिस करेंगे, मतलब एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे। उसके लिए एक अलग से दूसरा डेटा सेट हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, कोई भी दूसरा डेटा सेट, और फिर उसकी एनालिसिस के साथ हम लोग कैटेगरिकल फीचर की एनालिसिस कैसे करते हैं ये सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग। और कल के बाद एक असाइनमेंट दिया जाएगा, उस असाइनमेंट को पूरा कर लीजिएगा आप। वैसे आज तक मुझे कोई असाइनमेंट मिला नहीं है ना, लेकिन मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग करते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, आप लोग को अगर असाइनमेंट आप लोग सेंड करोगे तो हम लोग देख पाएंगे कहाँ कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है ना। थोड़ी सी चीज़ें हमें भी समझ में आएंगी, लेकिन अगर असाइनमेंट नहीं सबमिट करोगे तो उसके लिए फिर हम फिर जिम्मेदार नहीं रहेंगे, ठीक है। तो एक अब की बार जो असाइनमेंट सर लेकिन मिलेगा थोड़ा कहाँ सा बड़ा मिलेगा, इसके आपको लिए तैयार मतलब मेल रहना। पे सेंड करेंगे? क्या फिर से बोलना। सर सेंड करें या फिर कहाँ पे सेंड करें एक्चुअली? असाइनमेंट आप मेल करो, जैसे कैगल पे ही बनाओ, एक नोटपैड नोटबुक बनाओ और मुझे मेल कर दो, ठीक है। तो हमें देखना भी आसान होगा और आप लोग की प्रोफाइल अच्छा भी सर, अच्छी आपका मेल होगी। आईडी? कैगल पे एक नोटबुक बना के उसमें असाइनमेंट कर लो और वही मुझे सेंड कर दो उसका यूआरएल, ठीक है। तो मुझे देखने में भी आसानी होगी और उसको शेयर भी कर देना मुझे, ठीक है। शेयर इन द सेंस यहाँ पर ये जो शेयर बटन दिख रही है, अगर उसमें कोई चेंज करना है तो मैं कर सकूंगा, ठीक है। शेयर पे जाना है, इसको पब्लिक करना है। पब्लिक करने के बाद यहाँ पर
ऐड कोलैबोरेटर करना है, ठीक है। ऐड कोलैबोरेटर करने के बाद यहाँ पर हमें बस मेरी आईडी सर्च कर लेना, MUKULKIRTI, ठीक है। इतना सर्च करके अभी मेरे में नहीं दिखाएगा, आप लोग के में दिखाएगा। ये इमेज आ जाएगी आप लोगों में इस तरीके की, ये इमेज आ जाएगी, ठीक, ये वाली, ठीक है। उसी पे क्लिक करके ऐड कर देना। तो अगर उसमें कुछ चेंज करना होगा तो हम उसमें चेंज भी कर सकेंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट आप लोग सबमिट करते चलो, क्योंकि पाइथन भी कंप्लीट हो गया, असाइनमेंट नहीं हुए, ये भी कंप्लीट हो गया, एक ये असाइनमेंट नहीं हो गया, है ना। तो ऐसे काम कैसे चलेगा, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज कल मिलते हैं, ठीक है।